सो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा हरे कृष्णा। आज हम लोग ना बॉन्ड रिफंडिंग का दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये दो ही टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अब तक फ्रेम किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना पास पेपर नवंबर 18 का है, न्यू सिलेबस का। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपके स्टडी मटेरियल में सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले ये तो समझ ले कि ये बॉन्ड रिफंडिंग की जो इच्छा है ये कंपनी को होती क्यों है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको, कि मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है। आज से 1 साल पहले मेरे को पैसे चाहिए थे तो मैंने बॉन्ड्स इशू किए। 1 करोड़ का मैंने बॉन्ड इशू किया, और क्योंकि मार्केट में तभी इंटरेस्ट रेट चल रहा था 15%, तो मैंने भी बॉन्ड इशू कर लिया एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। 1 साल खत्म हुआ, मैंने ये देखा कि अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ 12% ही है, 3% से गिर गया। तो यार मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं अभी भी 15% पे इंटरेस्ट पे किए जा रहा हूं, जबकि अगर मैं कोई नया लोन अभी लेता हूं तो मेरे को सिर्फ 12% उस पर इंटरेस्ट भरना है। तो मैं क्यों इस पे खाली फोकट का अभी 15% भरूं। तो मैंने ये सोचा यार ये तो मतलब ये अपने को नहीं जम रहा है। तो मैंने ये सोचा कि यार 12% का नया लोन ले लेते और ये पुराना लोन जो है वो रिपे कर देते, ठीक है। कंपनी का इंसेंटिव समझा, मोटिव समझा बॉन्ड को रिफंड करने के लिए। क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट गिर गया तो मैंने ये सोचा कि पुराना बॉन्ड को मारो गोली और नया बॉन्ड ले लेते, ठीक है। पर सुनो मेरी बात, नया बॉन्ड लेंगे और पुराना बॉन्ड रिफंड करे, ये प्रोसीजर में है ना, थोड़े कॉस्ट अराइज होते हैं, थोड़ी सेविंग्स अराइज होती है, ठीक है। तो हमको एक डिसीजन, पूरा एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि ये पूरे प्रोसीजर में हमारा नेट इंक्रीमेंटल सेविंग्स अगर हुआ तो ही हम ये बॉन्ड को रिफंड करेंगे, वरना हम बॉन्ड को रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। क्या इंक्रीमेंटल सेविंग्स होता है, क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है, ये अपन क्वेश्चन में अभी देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, और क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके साथ साथ जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को समझ में आता है उसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन। टेंजेंट लिमिटेड इज कंसिडरिंग कॉलिंग रुपी 3 करोड़ ऑफ 30 years रुपी 1000 बॉन्ड इशूड 5 years ago विद अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपन, कि टेंजेंट लिमिटेड के पास अभी एक ओल्ड बॉन्ड है, इसको अपन ओल्ड बॉन्ड बुलाएंगे, जिसका वैल्यू है 3 करोड़ रुपीस का। पर बॉन्ड का वैल्यू दिया है हमको 1000 रुपीज, यानी कि मेरे पास 30,000 बॉन्ड्स है। 3 करोड़ डिवाइड बाय 1000 कितना होता है, 30,000 बॉन्ड ना। मैच्योरिटी हमको दिया है इसका 30 years का, ठीक है। 30 साल का इसका जिंदगी है। पर क्योंकि ये बॉन्ड 5 साल पहले इशू कर दिए थे, तो अभी इसकी बची कुची जिंदगी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 25 साल। तो इसको अपन ब्रैकेट में भी लिख देते कि अभी इसका जिंदगी जो है वो 25 साल का बाकी है, ठीक है। और कूपन इंटरेस्ट रेट भी तो दिया है, वो भी लिख देते। कूपन इंटरेस्ट रेट कितना दिया है अपने को, 14% का, ठीक। हो गया वो। आगे बढ़ो। द बॉन्ड्स हैव अ कॉल प्राइस ऑफ रुपीज 1150 एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीज ऑफ 2.91 करोड़ सिंस अ डिस्काउंट ऑफ 30 पर बॉन्ड वाज ऑफर्ड। बोल रहा है कि अगर ये 3 करोड़ का जो बॉन्ड है, इसको मेरे को वापस रीपे कर देना है, इसको कॉल बैक कर देना है, तो मेरे को हर एक बॉन्ड पे 1150 का, हर एक बॉन्ड पे 1150 मेरे को देना पड़ेगा। यानी कि 150 रुपीज का मेरे को कॉल प्रीमियम देना पड़ेगा हर एक बॉन्ड पे। 150 रुपीज का एक बॉन्ड पे देना है, तो 30,000 बॉन्ड पे कितना, 45 lakhs हुआ। वो भी अपन लिख देते कि कॉल प्रीमियम 150 रुपीज में दे रहा हूं एक बॉन्ड पे, तो 30,000 बॉन्ड पे होगा 45 lakhs का, ठीक है। आगे बोला था कि इनिशियली जब मैंने ये बॉन्ड का प्रोसीज कलेक्ट किया तो मेरे हाथ में आया सिर्फ 2.91 करोड़। 3 करोड़ का तो फेस वैल्यू था, पर मेरे हाथ में आया कितना, सिर्फ और सिर्फ 2.91 करोड़। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक बॉन्ड पे 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया था, यानी कि एक बॉन्ड पे 30 रुपया, तो 30,000 बॉन्ड पे कितना, 9 लाख रुपीज। उसको भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल डिस्काउंट कितना था, 9 लाख रुपीज का। और वो आया कैसे, रुपीज 30 एक बॉन्ड का, तो 30,000 बॉन्ड का 9 lakhs, ठीक है।
अब इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट हमको दिया है कि 3,90,000 इनकर हुआ था। सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली जब आप कोई नया इशू करते हो तो उसको इशू कॉस्ट जो आपको बेयर करना पड़ता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब इसमें लीगल फीस आ गया, ठीक है, अंडरराइटिंग का कॉस्ट आ गया, ब्रोकर का कॉस्ट हो गया, इसको बोलते हैं अपन फ्लोटेशन कॉस्ट। तो वो कितना दिया अपने को? 3,90,000 का। तो ओरिजिनल फ्लोटेशन कॉस्ट अपने को दिया है 3,90,000 का। 3,90,000 है ना? हाँ, 3,90,000 का। Company intends to sell rupee 3 crore of 12% coupon 25-year bond to raise the funds for retiring the old bond। बोल रहा है कि ये जो पुराना बॉन्ड है ना उसको मेरे को वापस पैसा दे देना है, और उसके पैसे वापस देने के लिए जो मेरे को नया बॉन्ड इशू करना पड़ेगा उसको मैं इशू करूंगा एट द रेट ऑफ 12% फॉर 25 ईयर्स। सर 25 ईयर्स ही क्यों? क्योंकि ये जो पुराना बॉन्ड है उसकी भी तो जिंदगी अभी 25 साल है। तो जितना मेरा पुराना बॉन्ड का लाइफ है उतने ही पीरियड के लिए मैं नया बॉन्ड इशू करूंगा। तो नया बॉन्ड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, न्यू बॉन्ड ₹3 करोड़ का फॉर 25 ईयर्स, और उसका कूपन अपन 12% अपने को दिया है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग पार वैल्यू पे इशू करने वाले हैं, जिसका वैल्यू होगा ₹1,000 का। तो वो तो अपन ने पहले यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे बोला है कि एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट अपने को 4,25,000 इनकर करना पड़ेगा ये न्यू बॉन्ड को इशू करने के लिए। तो वो अपन यहाँ पे लिख देते कि 4.25 lakhs, ठीक है। कंपनी जो है वो टैक्स पे कर रही है एट द रेट ऑफ 40%, एंड इट्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। तो वो भी अपन लिख देते कि टैक्स जो है वो भर रही है वो एट द रेट ऑफ 40%, और कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि KD हम लोग इसको लिखते वो है 8%, ठीक है। अब बोला है कि as the new bonds must first be sold and then their proceeds to be used to retire the old bond, the company expects a 2-month period of overlapping interest during which interest must be paid on both old as well as new bond। बोल रहा है कि जब मैं नया बॉन्ड ये इशू करूंगा, इशू करने के बाद जब इसके पैसे आएंगे, और पैसे आने के बाद मैं जब तक ये ओल्ड बॉन्ड को पैसा उसका वापस दे दूंगा, इसमें एक प्रोसीजरल लैग होगा जो कि 2 महीने का होगा। अब क्योंकि मेरे पास 2 महीने के दौरान मेरे पास ये ओल्ड बॉन्ड भी मेरे पास होगा, तो कहने से मेरे को इस पे भी तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो मैं इंटरेस्ट इस पे भी भर रहा हूँ और इस पे भी भर रहा हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओवरलैप इंटरेस्ट अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ओवरलैप इंटरेस्ट 2 महीने का एट द रेट ऑफ 14%। सर 14% क्यों? अरे ये पुराना जो लोन है वो 14% का है ना, तो इस पे मेरे को 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो 14% आएगा ना वो तो, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते, हाँ। आगे बोला है कि इवेल्युएट करो कि बॉन्ड रिटायरिंग का डिसीजन जो है वो आपको लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 25 साल का एट द रेट ऑफ 8%, तो वो भी अपन लिख देते 25 साल के लिए 10.675, ठीक है। अब मेरा बात ना ध्यान से सुनो, हर एक डिटेल को अपन ने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन अभी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है अपने को। हर एक चीज में अपने को बस अभी ये देखना है कि क्या कोई इंक्रीमेंटल इफेक्ट है। इंक्रीमेंटल इफेक्ट माने इंक्रीमेंटल सेविंग्स या इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एंड में सब चीज को कंसिडर करके अगर मेरा नेट इंक्रीमेंटल सेविंग्स आया ना तो मैं बॉन्ड को रिफंड कर दूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपल। एक एक आइटम पकड़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या कोई इंक्रीमेंटल इफेक्ट है क्या। पहले मेरे बॉन्ड का वैल्यू कितना था? 3 करोड़ रुपीस। अभी भी कितना है? 3 करोड़ रुपीस। को इंक्रीमेंटल इफेक्ट है? नहीं है। पुराना जो मेरा बॉन्ड है उसका मेरा जिंदगी बचा कुचा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 25 साल। और नया जो बॉन्ड है उसका भी जिंदगी कितना होगा? 25 साल का। कोई इंक्रीमेंटल इफेक्ट है? नहीं है। कूपन इंटरेस्ट रेट पहले मैं भर रहा था 14% के हिसाब से, अभी मैं भरूंगा 12% के हिसाब से। तो ये मेरा फर्स्ट आया इंक्रीमेंटल सेविंग्स इंटरेस्ट में कितना? 2% का। तो इसको अपन नोट डाउन कर लेते कि पहले मैं भर रहा था 14% के हिसाब से, अभी मैं भरूंगा 12% के हिसाब से। और ये कितने में अमाउंट में भरूंगा? बॉन्ड का वैल्यू क्या दिया है अपने को? 3 करोड़ का, ठीक है। 3 करोड़ का बॉन्ड है, 2% का उस पर इंटरेस्ट का सेविंग्स हो रहा है। पर अब ध्यान से सुनो, ये जो इंटरेस्ट का सेविंग्स है मेरे को उस पर टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। टैक्स रेट अपने को दिया कितना है? 40% का। तो ये इंटरेस्ट की सेविंग्स पे मैं टैक्स भरूंगा तो मेरी सेविंग्स कम हो जाएगी, तो मेरा नेट सेविंग्स कितना होगा? इंटू 1 - 40%।
ठीक है। ये जो सेविंग निकली आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट सेविंग्स आफ्टर टैक्स जो निकाला हमने, ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है। ऐसा तो 25 साल तक मेरे को सेविंग्स होगा। तो इसको अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है तो मेरे को उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 8% है, और 25 साल का उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10.675। तो अपन यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दे 10.675। इसको कैलकुलेट करो, 3 करोड़ रुपीज है, उस पे 2% इंटू 60% इंटू 10.675, 38,43,000 का टोटल प्रेजेंट वैल्यू आया इंटरेस्ट के सेविंग्स का। ठीक है, 38,43,000। और इसका हेडिंग अपन दे देते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, नाम से पूरा कैलकुलेशन अपने को आ जाए। आगे बढ़ते, दूसरा आइटम है कॉल प्रीमियम का। बोल रहा है कि अगर मेरे को ये पुराना बॉन्ड रिफंड करना है तो मेरे को उसको 45 लाख रुपीस का प्रीमियम देना पड़ेगा। ये 45 लाख का जो मैं उसको प्रीमियम दूंगा, इसको मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा। पीएनएल में जब मैं इसको डेबिट करूंगा तो कहना है, मेरे को इसका टैक्स डिडक्शन मिलेगा, तो मेरा नेट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको भी अपन लिख लेते कि 45 लाख का मैंने कॉल प्रीमियम भरा और मेरे को इस पे टैक्स डिडक्शन मिला, तो मेरा नेट कॉस्ट कितना हो गया, 27 लाख का। ठीक है, यहाँ पे रुपीज लिख देते हैं अपन, 27 लाख का मेरा नेट कॉस्ट हुआ, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते। और इसका हेडिंग दे देते अपन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल प्रीमियम नेट ऑफ टैक्स। सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों लिखा? अरे क्योंकि सब नाम का मेरे को हेडिंग का कंसिस्टेंसी चाहिए था इसलिए, और मल्टीप्लाई 1 कर दो ना, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमको जो दिया है वो है डिस्काउंट का। बोला गया है कि जब मैंने ये बॉन्ड को इश्यू किया था तब 9 लाख रुपीस का डिस्काउंट दिया था। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते कि इसको अकाउंटिंग एस्पेक्ट में हम लोग ने कैसे ट्रीट किया होगा। आ जाओ, ये हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, जब मैंने ये बॉन्ड को इशू किया तब मैंने इसको लायबिलिटी साइड पे बताया था, 3 करोड़ का बॉन्ड है, 14% का कूपन रेट, 30 ईयर्स का इसका जिंदगी था। पर एज ऑन टुडे, जिस दिन मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मेरे को इस बॉन्ड को रिफंड करना है कि नहीं, 5 साल गुजर चुके हैं, तो अभी मेरा बच्चा कुछ जिंदगी कितना है, 25 साल का। ये बॉन्ड को इश्यू करने के लिए जो भी मैंने खर्चे इनकर किए होंगे उसको मैं एज अ डिफर्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा, और उस एक्सपेंडिचर को मैं राइट ऑफ करूंगा टू पीएनएल ओवर द बॉन्ड पीरियड। तो इसीलिए मैं ये डिस्काउंट का जो है वो उसको मैंने एसेट साइड पे लिखा है, एज अ डिफर्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। और ये 9 लाख रुपीस का जो डिस्काउंट है, इसको मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। समझा इतना? इसका मतलब इसका जिंदगी कितना है, ये डिस्काउंट अमाउंट का 30 साल का जिंदगी है। और एज ऑन टुडे, जिस दिन मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि बॉन्ड को रिफंड करना है कि नहीं, 5 साल तो गुजर चुके हैं, तो इसमें से 5 साल का अमाउंट हटा दो, कैसे निकलोगे? 9 लाख डिवाइड बाई 30 इंटू 5, 1,50,000 का जो है वो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ मैंने पीएनएल में कर दिया होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास डिस्काउंट का अमाउंट कितना बचा है, सिर्फ 7,50,000, और इसका जिंदगी कितना है, 25 साल का। करेक्ट, इतना समझा आपको? अब आते हैं इसमें इंक्रीमेंटल इफेक्ट, देखते हैं अपन कि क्या होगा इस डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट अपने को पता चलेगा कि पीएनएल में इसको राइट ऑफ करेंगे अभी तो क्या होगा, देखते हैं वो। चलो, अगर मैंने बॉन्ड को रिफंड कर दिया तो क्या इसका इफेक्ट होगा, और नहीं किया तो क्या होगा? ठीक है, पीएनएल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया अपना पीएनएल, ये हो गया अपना दूसरा। अगर मैं ये बॉन्ड को रिफंड कर दूं, ये वाला जो बॉन्ड मेरे बैलेंस शीट में जो दिख रहा है, इसको मैं अगर रिफंड कर दूं, तो कहना है से इसके रिलेटेड जो भी एसेट है उसको भी तो मेरे को राइट ऑफ करने पड़ेंगे। सर पुराना बॉन्ड ही नहीं है, तो पुराने बॉन्ड के रिलेटेड जो भी अमाउंट है मेरे को उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगर ये मैं 7,50,000 को पीएनएल में आज वन शॉट में ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि मैं बॉन्ड को रिफंड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे पीएनएल में चार्ज कर दूंगा 7,50,000।
ये 7,50,000 को मैं पीएनएल में चार्ज करूंगा, इसकी वजह से मेरे को टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से मेरे को टैक्स की सेविंग्स होगी। कितनी होगी मेरे को, इंटू 40% करो, 7,50,000 इंटू 40% आता है 3,00,000 रुपीज। कितना आया, 3,00,000 रुपया। अगर मैं बॉन्ड को आज ही रिफंड कर दूं तो वन शॉट में ये जो डिस्काउंट है उसको मैं पीएनएल में चार्ज करूंगा, पीएनएल में चार्ज करने की वजह से मेरे को इसके टैक्स की सेविंग्स होगी, वो होगी 3,00,000 रुपीज की। ठीक है। और अगर मैं बॉन्ड को रिफंड नहीं करता तो मैं जो राइट ऑफ कर रहा था हर साल वो मैं कंटिन्यू करूंगा। कितने का राइट ऑफ कर रहा था मैं, 7,50,000 डिवाइड बाई 25 करूँ तो 30,000 का हर साल का मेरा राइट ऑफ था पीएनएल में। और पीएनएल में ये राइट ऑफ कर रहा था तो मेरे को इस पे टैक्स का डिडक्शन भी तो मिल रहा था, टैक्स के डिडक्शन से मेरे को इस पे टैक्स की सेविंग भी तो हो रही थी, कितनी, 40% की। और ये तो एक साल की थी, क्योंकि ये एक साल में मैं ये राइट ऑफ कर रहा था। तो ऐसा मैं 25 साल तक कंटिन्यू करता तो उसकी मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती, इंटू 10.675, कितना आया, 1,28,100। तो अगर मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो कितना आता है, 1,28,100। अब ध्यान से सुनो मेरा बात। अगर मैं ये डिसीजन ले लेता हूं कि मेरे को बॉन्ड को रिफंड करना है तो मेरे को टैक्स की सेविंग कितनी हो रही है, 3,00,000 की। और अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता कि बॉन्ड को रिफंड करना है तो वैसे भी तो मेरी टैक्स सेविंग हो रही थी, कितनी, 128,100 की। तो कहना है इसे कि मेरा इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग्स कितना होता था, 3,00,000 माइनस 1,28,100, 1,71,900 का मेरा सिर्फ इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग्स है। ठीक है। पूरा 3,00,000 रुपीज का जो है मैं टैक्स सेविंग्स नहीं गिनूंगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग्स गिनना है कि बॉन्ड को रिफंड कर दूं तो मेरा टैक्स का सेविंग कितना हो रहा था, 3,00,000 रुपीज का। और अगर नहीं करूं तो वैसे भी तो मेरा 1,28,100 का टैक्स सेविंग जो है वो हो रहा था। तो मेरा एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग बॉन्ड रिफंडिंग के डिसीजन को लेने की वजह से कितना हो रहा है, 171,900 का। ठीक है। अभी अपन इसको लिख देते, तो लिखेंगे अपन, हेडिंग देते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग्स ऑन डिस्काउंट रिटर्न ऑफ ऑन ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है। दो चीजें इसमें, बॉन्ड को रिफंड कर दिया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है। अगर मैं रिफंड कर दूं तो मैंने, मेरा इनिशियल डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, 9,00,000 रुपीज। इसमें से मेरे को फाइंड करना है कि आज का बैलेंस कितना था, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25/30 से। करेक्ट। तो मेरे को आज का 7,50,000 रुपया का बैलेंस मिल गया। इसको मैं लेके जाऊंगा वन शॉट में पीएनएल में, तो मेरे को टैक्स की सेविंग्स होगी एट द रेट ऑफ 40%। कितना आया ये, 3,00,000 रुपीज। करेक्ट। और अगर मैं वन शॉट में इसको पीएनएल में नहीं लेके जाता तो हर साल मैं राइट ऑफ कितना कर रहा था, 30,000। तो इसका कैलकुलेशन अभी देखो, 9,00,000 रुपीज का मेरा ओरिजिनल डिस्काउंट था। आज का बैलेंस ढूंढने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 25/30, 7,50,000 आया। इसका जिंदगी कितना था, अभी कितना उसका जिंदगी है, 25 साल का। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा हर साल, सॉरी 1,00,000, 1/25 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को मिलेगा हर साल का राइट ऑफ का अमाउंट। इसको मैं पीएनएल में लेके जाता, मेरी टैक्स की सेविंग होती है एट द रेट ऑफ 40%। ये तो एक साल का हुआ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10.675 से, मेरे को मिलेगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, वो यहाँ पे कितना था, 128,100, 128,100। और क्योंकि हम लोग इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग ले रहे हैं तो इसका डिफरेंस लेना है अपने को, वो है 171,900। ठीक है। सेविंग्स है, ब्रैकेट में नहीं लिखना, सेविंग्स है ये। ठीक है। अब अगला आइटम, अगला आइटम है फ्लोटेशन कॉस्ट का। बोला गया है कि जब मैंने ये बॉन्ड को इशू किया तब मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर किया था 3,90,000 का। तो इसको भी हम लोग एज ए डिस्काउंट, जैसे हमने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देखा ना, इसका सेम टू सेम ट्रीटमेंट अपने को करना है। ठीक है। अपन यहाँ पे लिखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग्स ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट रिटर्न ऑफ, सॉरी, ऑन ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है।
वापिस इसमें वही दो चीजें। सर दोनों का ट्रीटमेंट सेम कैसे, समझ में नहीं आया, वापिस बोलो ना। देखो मैंने क्या बोला था, बॉन्ड को इश्यू करने के टाइम पे जो जो खर्चे होते हैं वो उसको हम लोग एज ए डिफर्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, करेक्ट। तो डिस्काउंट को जैसे ट्रीट किया सेम टू सेम वैसे ही फ्लोटेशन कॉस्ट का अपने को इफेक्ट देखना है, तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। कैसे आएगा कि बॉन्ड को मैं रिफंड कर दूं तो कितना आएगा, और बॉन्ड को रिफंड में ना करूं तो कितना टैक्स सेविंग होगा, ठीक है। अमाउंट कितना है, अमाउंट अपन देखते हैं 3,90,000 का है, तो ध्यान से सुनो अभी। 3,90,000 का मेरा ओरिजिनल फ्लोटेशन कॉस्ट था, जब उसका जिंदगी कितना था, 30 ईयर्स का। और एज ऑन टुडे जब मैं बॉन्ड का रिफंड करने का डिसीजन ले रहा हूं तब उसकी जिंदगी कितनी होगी, 25 साल की। तो इंटू 25/30 करूँ तो मेरे को बैलेंस मिल जाएगा कि अभी बैलेंस कितना पड़ा है। और इसको अगर मैं वन शॉट में राइट ऑफ कर रहा हूँ, क्यों सर, क्योंकि बॉन्ड को रिफंड कर दूंगा तो इसको मेरे को वन शॉट में राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो मेरे को टैक्स की सेविंग कितनी होगी इस पे, 40% की। निकालो अमाउंट, 3,90,000 इंटू 25/30 इंटू 40%, 1,30,000, करेक्ट। और अगर मैं इसको वन शॉट में पीएनएल में नहीं लेके जाता और पार्ट पार्ट में, जैसे कि उसकी जिंदगी अभी कितनी बची थी, 25 साल की, तो 25 साल का राइट ऑफ कितना होगा, अपन एक सेकंड ना लिख लेता हूं मैं। 3,90,000 का मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट था, इसका 25/30 निकालो तो इसका मतलब ये एज ऑन टुडे का बैलेंस है, जिस दिन मैं बॉन्ड का रिफंड का डिसीजन ले रहा हूँ, इंटू 25/30, 3,25,000 का बैलेंस है। इसको मैं राइट ऑफ करता, आगे की जिंदगी जो भी बची कुची है वो इंटू 1/25, तो मैं राइट ऑफ कितना करूंगा हर साल का, 30,000 रुपीज का, सॉरी 13,000 रुपीज का। इसको मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा, इसकी वजह से मेरे को टैक्स की सेविंग्स होगी कितनी, 40% की। ये तो एक साल का निकाला, ऐसा आगे की 25 साल का निकालोगे अपन तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, इंटू 10.675 इंटू 40% इंटू 10.675, 55,100 का मेरा टैक्स सेविंग होता अगर मैं इसको वन शॉट में पीएनएल में लेके नहीं जाता। तो अगर मैं बॉन्ड को रिफंड नहीं करता तो मेरी 55,100 की टैक्स सेविंग हो रही थी, और अगर मैं बॉन्ड को रिफंड कर दूं आज के आज ही तो मेरी टैक्स सेविंग्स हो रही है आज 1,30,000 की। तो इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग्स कितना हुआ, -1,30,000 करे अपन तो 74,490 आ रहा है, ठीक है। समझा इतना। अभी नया जो बॉन्ड है उसका फ्लोटेशन कॉस्ट अपने को दिया है 4,25,000 का। तो ध्यान से समझो, ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो दिया है अपने को 4,25,000, ये तो आज इनकर भी हुआ है, तो पहले तो ये तो आउटफ्लो है ही अपना। ये जो अमाउंट है 4,25,000, अगेन मैंने बोला था कि जो जो फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर होता है नए बॉन्ड को इश्यू करने के लिए उसको अपन एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, और इसको ये 4,25,000 को राइट ऑफ करेंगे टू पीएनएल ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, जो कि बॉन्ड का लाइफ है, करेक्ट। तो इसकी वजह से मेरे को टैक्स की सेविंग भी तो होगी, ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट को मैं राइट ऑफ करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, उसकी मेरे को टैक्स की सेविंग भी तो होगी। तो मेरा नेट कॉस्ट कितना होगा इसका कैलकुलेशन अभी देखते हैं अपन, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो पहले तो मेरा एक्चुअल फ्लोटेशन कॉस्ट कितना हुआ, 4,25,000 का, करेक्ट। इतना समझा, 4,25,000 का तो एक्चुअल फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब इस फ्लोटेशन कॉस्ट को मैं एज ए डिफर्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा, और हर साल मैं इसको राइट ऑफ करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, और इसकी वजह से इस पे मेरे को टैक्स की सेविंग होगी। वो टैक्स की सेविंग मेरे को हर साल होती रहेगी, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 10.675 से, जो कि मेरे को देगा क्या, 25 साल की क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब इस पे टैक्स सेविंग निकालते हैं अपन, कितना आएगा, 4,25,000 जो है इसको मैं राइट ऑफ करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, ये एक साल का अपने को राइट ऑफ का अमाउंट मिला। इस पे टैक्स की सेविंग होगी जब मैं राइट ऑफ करूंगा, और ये एक साल का मिला, तो ऐसा 25 साल का प्रेजेंट वैल्यू में निकालो तो कितना आएगा, 10.675। तो 4,25,000 इन डिवाइड बाई 25 इंटू 40% इंटू 10.675 में करूँ, 72,590 आता है, कितना, 72,590। तो मेरा नेट कॉस्ट कितना हुआ,
माइनस 4,25,000, 3,52,410 आता है। कितना? 3,52,410। ठीक है, और क्योंकि ये कॉस्ट है तो इसको अपन एज ए नेगेटिव बताएंगे। ठीक है, आप अभी आते हैं अगले आइटम पे। लास्ट आइटम बचा है अभी अपना, ओवरलैप इंटरेस्ट। देखो क्या बोला था इसने सब में कि नया जो बॉन्ड में इशू करूंगा उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं पुराने बॉन्ड के जो बॉन्ड होल्डर है उनके पैसे मैं दूंगा। अब उसमें एक प्रोसीजरल टाइम गैप है 2 महीने का, तो उस 2 महीने में मेरे को ये जो पुराने बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 14%। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल केस है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओवरलैप इंटरेस्ट कॉस्ट, ओवरलैप इंटरेस्ट कॉस्ट। और क्योंकि एक सेकेंड, ओवरलैप इंटरेस्ट कॉस्ट तो इंटरेस्ट तो मैंने इनकर कर दिया है, ठीक है, पर ये इंटरेस्ट को मैं जब मैं पीएनएल में बताऊंगा तो कहना इसे इस पे भी तो मेरे को टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। टैक्स का डिडक्शन मिलेगा मेरे को तो टैक्स की सेविंग्स होगी, तो मेरा नेट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ओवरलैप इंटरेस्ट कॉस्ट पहले अपन कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा? 3 करोड़ का बॉन्ड था, उस पे 14% हम लोग भरेंगे। कितने? 2 महीने के लिए, 2/12। ठीक है, और इधर ही कर लेते हैं अपन। नेट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे? इनटू 1 माइनस टैक्स कर देंगे अपन। अमाउंट कितना है निकालो, 3 लाख इंटू 14% इंटू 2/12 इंटू 60%। 3 करोड़ है, सॉरी, 3 करोड़ इंटू 14% इंटू 2/12 इंटू 60%। कितना आया? 4,20,000। ये हम लिखेंगे एज अ कॉस्ट। ठीक है, अभी खत्म हो गया सब। सबका टोटल निकालो, अपने को पता चलेगा कि नेट इंक्रीमेंटल सेविंग्स आ रहा है या नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रहा है। अगर इंक्रीमेंटल सेविंग्स आ रही है तो हम लोग बॉन्ड को रिफंड कर देंगे, अगर नेट इंक्रीमेंटल सेविंग्स नहीं आ रही है तो हमको बॉन्ड को रिफंड नहीं करना है। ठीक है, चलो निकालो सबका टोटल। 38,43,000 माइनस 27 लैक्स प्लस 171,900 प्लस 74,490 माइनस 352,410 माइनस 4,20,000। आंसर कितना आया? 616,980। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीमेंटल सेविंग्स है ये। ठीक है, इंक्रीमेंटल सेविंग्स आ रही है, यानी कि हम लोग बॉन्ड को रिफंड कर देंगे। इसको मैं आपको इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से भी मैच करवा देता हूँ ये आंसर। ठीक है, नवंबर 18 का ये क्वेश्चन था। 616,980 हमारा भी आ रहा है 616,980। ठीक है, समझा आपको इतना? सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क है। इंस्टीट्यूट ने जो फॉलो किया है वो है कैपिटल बजटिंग मेथड, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो है इंक्रीमेंटल अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन उनके कंपेयर में काफी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है इसमें। एबीसी लिमिटेड has 300 million 12% bonds outstanding with 6 years remaining to maturity। 300 मिलियन का एक बॉन्ड है, 6 years उसकी जिंदगी है और 12% का कूपन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, since interest rates are falling, ABC Limited is contemplating of refunding this bond with a 300 million issue of 6 years bond carrying a coupon rate of 10%। बोल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रहे हैं तो ये जो पुराना बॉन्ड है इसको रिफंड कर देते, और रिफंड करने के लिए जो पैसा लाएंगे वो लाएंगे कहाँ से? एक नया बॉन्ड इशू करेंगे सेम अमाउंट का, सेम टाइम टू मेच्योरिटी का, सिर्फ कूपन रेट हमारा रहेगा 10%। ठीक है, इश्यू कॉस्ट हमको नए बॉन्ड के लिए दिया है 6 मिलियन का, और कॉल प्रीमियम हमको दिया है 4%। ये किसको देना पड़ता है? पुराने बॉन्ड होल्डर्स को अपना पैसा वापस देने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है, 4% का देना है अपने को। ठीक है, 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner than the old bonds are called off। बोल रहा है कि पुराना ये जो बॉन्ड है, ये जो पुराना बॉन्ड है, इसको इशू जब किया था तब मैंने एक इशू कॉस्ट इनकर करी होगी, और उसका जो अभी उसको मैंने बताया कहाँ पे होगा? एसेट साइड पे एज ए डिफर्ड एक्सपेंडिचर, और हर साल मैं उसको अमोर्टाइज करता रहा होगा। ठीक है, हर साल मैंने उसको अमोर्टाइज किया होगा किस पे? ओवर द बॉन्ड टेन्योर। तो उसका एज ऑन टुडे जिस दिन मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि बॉन्ड को रिफंड किया जाए या नहीं, उस दिन उसका अनअमोर्टाइज पोर्शन जो है ना बैलेंस, वो है 9 मिलियन। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया 9 मिलियन। टैक्स रेट अपने को दिया है 30%, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 30%, और बोला गया है कि बॉन्ड को रिफंड करना चाहिए या नहीं ये आप बताओ। ठीक है, अब आप एक बात को नोटिस करो, क्वेश्चन 1 में तो अपने को
कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो दे दिया गया था, पर इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट ऑफ डेट दिया ही नहीं है, तो सर अभी क्या करें? आप एक काम करो, जो नया कॉस्ट ऑफ सॉरी कूपन रेट है ना, उसको आप पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करो और वो मान लो आप अपना कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने वो कैलकुलेट भी किया है, 7% निकल के आता है, और क्योंकि 6 साल की बात हो रही है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आता है 4.766 का। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में जो कहानी हमने सुना था वही यहाँ पे फॉलो करना है। इंक्रीमेंटल इफेक्ट देखो कि इंक्रीमेंटल सेविंग्स है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, अगर नेट रिजल्ट अपना इंक्रीमेंटल सेविंग्स आ रहा है तो हम बॉन्ड को रिफंड कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम। तो मैंने देखा कि पहले मेरे बॉन्ड का वैल्यू था 300 मिलियन, अभी भी उतना ही है, कोई इंक्रीमेंटल इफेक्ट नहीं है। जिंदगी पहले थी 6 साल की और अभी भी है 6 साल का, तो कोई इंक्रीमेंटल इफेक्ट नहीं है। कूपन पहले था मेरा 12% का, अभी हो गया वो 10%, तो कहने से मेरी 2% की इंटरेस्ट सेविंग्स हो रही है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स नेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे? 300 मिलियन का बॉन्ड वैल्यू है, इस पे मेरी इंटरेस्ट की सेविंग्स कितनी हो रही है? 2% की। पर ये सेविंग की वजह से मेरे को टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, तो मेरा नेट सेविंग जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस टैक्स से। अब ये जो सेविंग निकाला हमने इतना, ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल का है। ऐसा तो 6 साल तक मेरा सेविंग होते रहेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाइड बाय 4.766। ठीक है, कितना निकल के आता है वो? 2,17,200 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट का अपना ट्रीटमेंट खत्म। अब आते हैं इशू कॉस्ट पे। पुराने बॉन्ड का अपने को इशू कॉस्ट दिया है 9 मिलियन, ये अनअमोर्टाइज पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, जो एसेट साइड पे दिख रहा है। मेरे को ऐसा सोचना है इसमें कि ये जो 9 मिलियन का अनअमोर्टाइज पोर्शन है, इसको मैं आज अगर मैं बॉन्ड को पूरा का पूरा रिफंड कर दूं तो इस 9 मिलियन का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, और अगर रिफंड नहीं करता हूं तो इस 9 मिलियन का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ठीक है, चलो वो भी देखते हैं। अगर मैंने बॉन्ड को रिफंड कर दिया तो कहने से ये 9 मिलियन जो है इसको मैं पूरा वन शॉट में पीएनएल में डेबिट कर दूंगा। डेबिट करते ही मेरे को इस पे टैक्स डिडक्शन मिलेगा, टैक्स की सेविंग होगी टोटल कितनी? 9 मिलियन इंटू 30% आता है 27 लैक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको रिफंड नहीं करता हूं बॉन्ड को, तो मैं इस 9 मिलियन को अमोर्टाइज करता ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, और हर साल मेरे को इस पे टैक्स का डिडक्शन मिलता, टैक्स की सेविंग होती। तो ऐसा मेरे को 6 साल तक मेरे को टैक्स का सेविंग होते रहता। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती? 9 मिलियन इंटू 1/6 किया, ये हमको मिला क्या? 1 साल का राइट ऑफ का अमाउंट। ठीक है, इस पे हमको टैक्स का सेविंग होगा इंटू 30%, और ऐसा 6 साल तक होते रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई बाय 4.766। कितना आया? 21,44,700। तो इसका मतलब अगर मैं बॉन्ड को रिफंड कर देता हूं तो मेरी टैक्स की सेविंग कितनी हो रही है? 27 लैक्स की। और अगर मैं बॉन्ड को रिफंड नहीं करता तो भी मेरी वैसे भी सेविंग्स हो रही थी कितनी? 21,44,700 का। तो मेरा इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग कितना आया? 5,55,300। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे। इशू कॉस्ट हमको नए बॉन्ड के लिए हो रहा है 6 मिलियन का। ठीक है, तो अब आप एक बात को समझो, 6 मिलियन का ये जो कॉस्ट दिया है हमको, ये तो अभी हमारे जेब से जा ही रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए कॉस्ट है ही है। पर ये 6 मिलियन जो है, मैं इसको ट्रीट कैसे करूंगा अकाउंटिंग के हिसाब से? इसको मैं बताऊंगा एसेट साइड पे एज अ डिफर्ड एक्सपेंडिचर। करेक्ट, और फिर हर साल मैं इसको राइट ऑफ करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, जो बॉन्ड का टेन्योर है। करेक्ट, तो हर साल मेरे को टैक्स की सेविंग भी होगी। ऐसा मेरे को 6 साल तक होते रहेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी, टैक्स की सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू भी तो हमको नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा ये कॉस्ट को। करेक्ट, तो वो कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इश्यू कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स ऑन न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना था? 60 लाख रुपीस का, और इस 60 लैक्स को अब मैं एसेट साइड पे बताऊंगा और अमोर्टाइज करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, तो हर साल मेरे को टैक्स का सेविंग होगा, मल्टीप्लाई किया हमने टैक्स रेट से, और ऐसा सेविंग मेरे को 6 साल तक होते रहता। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4.766। ठीक है, कितना निकल के आया? 14,29,800। तो यानी कि नेट मेरा कॉस्ट कितना हुआ इंक्रीमेंटल? 45,72,200 का ही हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉल प्रीमियम हमको दिया है 4% का, यानी कि पुराने बॉन्ड होल्डर्स को अगर मैं उनका पैसा वापस दे दूं तो मेरे को उनको 4% का प्रीमियम देना पड़ेगा ऑन अ अमाउंट ऑफ ₹300 मिलियन।
ठीक है। कॉल प्रीमियम जैसे ही मैं दूंगा मेरे को उसका डिडक्शन भी लेने मिलेगा, पीएनएल में टैक्स डिडक्शन भी लेने मिलेगा। तो कितना मेरा नेट कॉस्ट हुआ, 300 मिलियन इंटू 4%, और नेट ऑफ टैक्स करेंगे हम लोग 1 - 30%, वो निकल के आता है 84 लैक्स। ठीक है। सबका आप टोटल करो, सबका 76,02,300 निकल के आता है आंसर, यानी कि मेरा ये नेट इंक्रीमेंटल सेविंग्स हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब बॉन्ड को रिफंड कर देना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट का आंसर भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूट का आ रहा है 7.6 मिलियन, जो कि होता है अपना 76 लैक्स ही हुआ ना, 76,02,300, यानी कि 7.6 मिलियन ही हुआ। तो सिर्फ ये 2,300 का क्या आ रहा है, राउंड ऑफ का एरर है वो। यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने, आप एक काम करो, 4.05 को मल्टीप्लाई करो 4.766 से, आपका आंसर आएगा 19.3023। ठीक है। उसमें से आप 11.70 माइनस करो, आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि हमारा आया है वो ये। ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो दोनों सब मैंने सॉल्व किया वो समझा। ये एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा ये। ठीक है। आप अगर ये प्रेजेंट करके आते हो, जो सब हमने, जो मेथड हमने फॉलो किया वो अगर आप लिख के आओगे, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है। आई होप आपको पूरा समझा, मजा आया आपको। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आप सभी को मेरा हरे कृष्णा।